हेलो एवरीवन। इस वीडियो में थर्ड हाउस के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, थर्ड हाउस हाउस ऑफ करेज बोलते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये जो है पराक्रम का भाव है। आप कितना पराक्रमी हैं, कितना साहसी हैं और कितना करेज है आपके अंदर। और ये कर्मों का भी भाव माना जाता है। कितना कर्म करेंगे, कर्म के बदौलत आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी की भी कुंडली में थर्ड हाउस बहुत अच्छा होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो इंसान अपने कर्म के बदौलत लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों, क्या होता है ना, कई बार एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि सब कुछ कुंडली से पता चल जाता है। ठीक है, वो क्या एक्शन लेने वाला है ये भी पता चल जाता है। तो अगर थर्ड हाउस किसी का अगर अच्छा है, मतलब वो पराक्रमी है, इसका मतलब ये है कि वो एक्शन लेगा, वो कर्म करेगा और कर्म के बदौलत वो सब कुछ अचीव कर लेगा। ठीक है, तो कई सारे चीज़ें हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। तो चलिए, थर्ड हाउस के कौन कौन से कार्य तत्व होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या थर्ड हाउस से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है करेज को, ब्रेवरी को। कितना बहादुर हैं आप, ओके, कितना कम्पिटिटिव हैं, ये सब थर्ड हाउस से देखते हैं। अगर किसी चीज़ के का इनिशिएटिव अगर लेना हो, तो आप कितना जल्दी इनिशिएटिव ले सकते हैं, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल करेज, ये दिखाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी का कोई करेजियस है, वो साहसी है, तो लाइफ में बहुत कुछ केवल इस चीज़ की वजह से वो अचीव कर लेगा। ओके, तो ये हो गया दोस्तों हाउस ऑफ करेज। एंड सेकेंड जो प्रॉपर्टी होता है वो सिबलिंग को दिखाता है, स्पेशली यंगर सिबलिंग, जो छोटे भाई बहन हैं उनको दिखाता है, और नेबर को भी दिखाता है। तो अगर छोटे भाई बहन के बारे में, क्योंकि जो एक हाउस होता है ना दोस्तों, मल्टीपल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक तो करेज हो गया, दूसरा फैमिली मेम्बर की बात करें तो यंगर सिबलिंग हो गया। हर एक हाउस का एक फैमिली मेम्बर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो थर्ड हाउस जो होता है वो यंगर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एफर्ट्स, आप कितना एफर्ट्स डालेंगे, कितना एक्शन लेंगे और कितना लगे रहेंगे किसी चीज़ के पीछे, कितना स्ट्रगल करेंगे, ये सब थर्ड हाउस से हम लोग देखते हैं। ओके, अगर आप स्ट्रगल करते हैं, लगे रहते हैं, एक्शन लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा होता है बट एक्शन ही नहीं लेते तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। इसीलिए एक्शन लेना दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। एक्शन लेने के बाद ही चीज़ें बेहतर होती है। कर्मों का सिद्धांत, दोस्तों आपको पता है, जो कर्मों का सिद्धांत है वो ये बोलता है कि आज जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, जो भी कर्म आज कर रहे हैं, उससे फ्यूचर निर्धारित होता है। और पिछले जो भी पिछले एक मंथ पहले, या फिर 1 ईयर पहले, या फिर 10 ईयर, या फिर पूरे लाइफ टाइम इस जन्म में जो कुछ भी आप कर्म किए हैं, जो भी डिसीजन लिए हैं, वो सब फ्यूचर निर्धारित करता है। ठीक है, तो हर एक कर्म करने के वजह, जो भी कर्म करते हैं उसे फ्यूचर निर्धारित होता है, ये तो आपको पता है। इसीलिए ये थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इनिशिएटिव लेने का भी हाउस है, एक्शन लेने का हाउस है। अब लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, लगे रहते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, अगर लगे रहते हैं तो आप अपने मेहनत के बदौलत, अपने कर्म करने के बदौलत बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। ओके, एफर्ट्स कितना लगा रहे हैं ये मैटर करता है दोस्तों। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो कर्मों का जो अल्टरनेटिव है ना, वो कुछ है ही नहीं। कर्मों का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि अच्छा हो, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है, ये दी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि कुंडली में हमें ये भी देखना होता है कि यार वो सब कुछ तो सही है, लेकिन वो क्या एफर्ट्स डालेगा, क्या वो कर्म करेगा, तो ये हम थर्ड हाउस से देखेंगे। ओके, तो इसका पोटेंशियल नज़र आता है, उसके करेज का, एफर्ट्स का। और फैमिली मेम्बर में मैंने बताया सिविलिंग। अब आगे बात करते हैं, इसके अलावा दोस्तों होता है शॉर्ट ट्रैवल, जैसे नियर बाय मूवमेंट हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो गया, जैसे ऑफिस जाना और किसी काम के लिए कहीं जाना। तो जो शॉर्ट जर्नी होता है उसको भी हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन से स्किल आ जाते हैं, मैनुअल स्किल
और टैलेंट, ओके, जो मतलब मेहनत से जो टैलेंट आता है, टैलेंट्स भी इसमें देख सकते हैं। और कम्युनिकेशन, स्पेशली हम राइटिंग या स्पीकिंग या गेस्चर के जरिए जो कम्युनिकेशन करते हैं वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों थर्ड हाउस तो एफर्ट्स का होता है, ये मेहनत का होता है भाव। तो हम राइटिंग के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब किसी का अगर देखना है उसकी राइटिंग कैसी होगी, ठीक है, और वो राइटिंग के जरिए कैसे एक्सप्रेस करता है चीज़ों को, तो वो थर्ड हाउस से देखेंगे। स्पीकिंग और गेस्चर के जरिए अगर वो कम्युनिकेट करता है तो ओके। उसके बाद आता है दोस्तों विल पावर, उसका मेंटल ड्राइव क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, उसका एम्बिशंस कितना कैसा है, ओके। अगर कोई इंसान एम्बिशियस है, मेंटल ड्राइव अगर अच्छा है, तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, क्योंकि वो एक्शन ले रहा है। और एक्शन मतलब कर्म कर रहा है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है दोस्तों, वो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड हाउस से हम उसका करेज, एफर्ट्स, एक्शंस कितना लगा रहेगा, परसिस्टेंस, ओके, ये सब देखते हैं। ना आगे बढ़ते हैं। फैमिली पार्ट में यंगर सिबलिंग हो गया, जो छोटे भाई बहन ये आते हैं, और कैसा बॉन्ड रहेगा सिबलिंग के साथ, ठीक है, ये भी देखते हैं। हर एक हाउस, एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली बनती है उसमें हर एक हाउस एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब ये मानिए कि पूरा जो हमारा शरीर है, ओके, वो 12 हाउस में कहीं ना कहीं उसका स्थान होता है। अगर हमें किसी बॉडी पार्ट में अगर प्रॉब्लम अगर आ रहा है, बीमारी हो सकती है या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उस बॉडी पार्ट को कौन सा हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देखते हैं। तो हम दो चीज़ें देखते हैं, कौन सा हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है और उससे रिलेटेड प्लैनेट कौन से हैं, दोनों की स्थिति देखते हैं, और उसके बाद निर्धारित करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम आया है वो किस वजह से आया है, उसका रूट कॉज पता करते हैं और उसे फिक्स करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो थर्ड हाउस किस किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है? तो वो करता है आर्म्स, शोल्डर्स, ओके, आर्म्स, शोल्डर्स, हैंड्स, और अपर चेस्ट, और राइट ईयर, ओके। राइट ईयर को भी हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बॉडी पार्ट में कलर बोन, जो ऊपर की जो हड्डी होती है, ओके, कलर, जहाँ कॉलर रहता है आपका, कलर बोन, वहाँ पे जो हड्डी होती है उसमें भी प्रॉब्लम अगर आएगा या, तो उसके बारे में भी हम लोग थर्ड हाउस को देखते हैं। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आर्म, शोल्डर्स, हैंड, कलर बोन, अपर चेस्ट एंड राइट ईयर्स, ठीक है। ये कार्य तत्व इसलिए जानना जरूरी है, तभी तो आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ओके। नाउ हम बात करते हैं माइंड सेट के बारे में। तो दोस्तों अगर हम माइंड सेट की बात करें तो कितना कम्पिटिटिव नेचर होगा, कितना बोल्ड डिसीजन वो ले सकता है, एक्शन ओरिएंटेड, रेस्टलेस, ओके, रेस्टलेस, क्विक टू एक्ट, एसर्टिव नेचर, मतलब कितना जल्दी किसी पर एक्ट करना। जैसे आप ना सोचते रहते हैं कि यार मैं ना कल से पढ़ाई करूँगा या कल से मैं वो स्किल सीखूँगा, तो आप जो है केवल सोचते रहते हैं, और हर एक दिन ऐसे करके एक एक दिन जाते रहता है, आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। सपोज दैट आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं बट इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में वो कम्पिटिटिवनेस और करेज की कमी है। तो ये जरूरी है, ये थर्ड हाउस से देखते हैं कि वो कितना क्विक डिसीजन लेता है, और ये एक सक्सेस का राज है, क्विक डिसीजन लेना, सही समय पर डिसीजन लेना। थर्ड हाउस में प्रॉब्लम है तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी सही से डिसीजन लेने में, क्विक एक्ट करने में, ओके। नाउ नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम लाइफ एरियाज, कौन कौन से ऐसे लाइफ एरियाज हैं जिसको थर्ड हाउस अफेक्ट करता है। एक तो होता है इनिशिएटिव लेने में, दूसरा शॉर्ट ट्रिप्स, डेली मूवमेंट मूवमेंट और कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग, ओके, रिलेशनशिप विथ को बॉन्ड, यूज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड प्रैक्टिकल स्किल।
तो ये सारे लाइफ एरियाज़ हैं। ओके, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद इससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो प्रोफेशंस होते हैं, अगर किसी का थर्ड हाउस है तो कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें वो जा सकता है और वो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो जहाँ अब दोस्तों गौर कीजिए कि ये जो एक्शन ओरिएंटेड, ये जैसे थर्ड हाउस है, कर्मों का स्थान है, साहस है, दृढ़ निश्चय वाला भाव है, क्विक टू एक्ट है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों किस प्रोफेशन से रिलेट करते हैं। तो अगर आप इसको टैली करने का प्रयास करेंगे आज के सिनारियो में, मीन्स आज का जो हमारा समय चल रहा है, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इसको मैच कर रहे हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा कि एक तो हो गया सोल्जर्स जो आर्मी में होते हैं, उन्हें क्विक डिसीजन लेना होता है, मेंटल टफनेस चाहिए। ओके, उन्हें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक्शन ओरिएंटेड। ओके, एंड उसमें साहस और करेज की ज़रूरत है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसीलिए अगर उससे रिलेटेड प्रोफेशन की बात करें तो एक तो सोल्जर्स आर्मी वाला पार्ट हो गया, सिक्योरिटी पर्सनल। ओके, उसके बाद एथलीट जैसे क्रिकेट हो गया, या फिर कोई गेम हो गया जिसमें ये सारे, जैसे एक होता है डिटर्मिनेशन, होता है करेज, होता है यू you नो know, तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है दोस्तों। तो अगर कोई स्पोर्ट्समैन बनता है, एथलीट बनता है, तो थर्ड हाउस जो है उससे काफ़ी हद तक मैच खाती है। इसीलिए थर्ड हाउस जिसका अच्छा है उनको एथलीट हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया, सोल्जर्स हो गया, आर्मी हो गया, सिक्योरिटी पर्सनल, ओके, टेक्नीशियन, मैकेनिक्स, ये सारे प्रोफेशन सूट करता है। और एक चीज़ और है दोस्तों, मैंने बताया कि थर्ड हाउस राइटिंग को भी दिखाता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस टाइप की कम्युनिकेशन, राइटिंग, ओके, मैसेजिंग। तो जो जर्नलिस्ट है, अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो वो दोस्तों थर्ड हाउस से देखते हैं। ओके, उसके बाद सेल्समैन, दोस्तों सेल्समैन और फील्ड वर्कर के लिए भी थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्समैन अगर आप बनना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रैवल भी इंक्लूडेड है, सो सेल्समैन शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं और अपना जो स्ट्रेंथ है, जैसे बेचने की जो स्किल है, हार न मानना, लगे रहना, बहुत सारे ऐसी जो स्किल्स हैं जो थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट करती है। तो सेल्समैन हो गया, फील्ड वर्कर, उनके लिए भी ये सूटेबल हाउस होता है। मतलब थर्ड हाउस जिसका अच्छा है तो वो जो है सेल्समैन भी बन सकता है, फील्ड वर्कर भी बन सकता है। अब दोस्तों डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट से ये अच्छा हुआ ये हाउस। ओके, अगर मार्स है, मंगल है, तो दोस्तों ऐसे लोग सोल्जर्स बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल बन सकते हैं, एथलीट और स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। ओके, अगर बुध है तो कम्युनिकेशन, राइटिंग, राइटर बन सकते हैं। और कम्युनिकेशन का भी भाव है ये, कम्युनिकेटर, स्पेशली जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन सा प्लैनेट इसके अच्छा कर रहा है, थर्ड हाउस को अच्छा कर रहा है। तो अगर बुध से रिलेटेड है तो कम्युनिकेशन हो गया। तो उसी टाइप से हम अभी तो पहले उससे रिलेटेड थर्ड हाउस से रिलेटेड एसोसिएटेड प्रोफेशंस को हम लोग देख रहे हैं, बट हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो थर्ड हाउस है वो अच्छा किस प्लैनेट की वजह से हो रहा है और उस प्लैनेट की क्या प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी से, प्लैनेट की प्रॉपर्टी से मैच कराकर जो प्रोफेशंस है उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। फिर जो लाइफ का एरिया है दोस्तों, वो तो जाहिर सी बात है थर्ड हाउस में डिपेंड करता है कि लग्न कौन सा है। लग्न के हिसाब से थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट होते हैं उनका अलग रोल होता है। ओके, अगर सपोज मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे बुध अच्छा हो जाता है। बट ओरिजिनल कारक कौन है, अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि इसके ओरिजिनल सिग्निफिकेटर कौन है, तो दोस्तों आप पाएंगे कि ये जो भी, जैसे कि सिबलिंग हो गया, ओके, यंगर सिबलिंग प्लैनेट में बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट यंगर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो होता है मंगल। करेज को कौन रिप्रेजेंट करता है, वो होता है मंगल, मीन्स मार्स। ब्रेवरी, बहादुर कितना है, वो भी मंगल से रिप्रेजेंट करता है। क्विक एक्शन लेना, यू नो
फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल करेज, तो ये सब चीज़ें मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द जो इसके कार्य तत्व हैं जो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट ऑफ द इसके जो कार्य तत्व हैं वो मंगल से मैच खाते हैं। इसीलिए इसका जो ओरिजिनल इसका जो ओरिजिनल जो सिग्निफिकेटर होता है, कारक होता है, वो होता है मंगल। हालांकि बुध भी होता है, कम्युनिकेशन का भाव है। ओके, तो हर एक प्लैनेट का अपना प्रॉपर्टी होता है, बट मोस्ट ऑफ द इसके जो प्रॉपर्टी हैं वो मंगल से मैच खाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो है हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि सबसे जो बेस्ट प्लैनेट है थर्ड हाउस के लिए वो है मंगल, वो है मार्स। ओके, बट इसके ना कुछ निगेटिव ट्रेट्स भी हैं। जैसे आपने पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में जाना, करेजियस होते हैं ऐसे लोग, प्रेसिस्टेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, स्किल्ड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, कंपटिटिव एंड फोकस्ड होते हैं। बट इसके अलावा जो निगेटिव ट्रेंड है, निगेटिव ट्रेट्स है, वो है इम्पल्सिवनेस। ओके, ऐसे लोग इम्पल्सिव होते हैं, थोड़ा झगड़ालू किस्म के भी हो सकते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं, एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा फोर्सफुल चीज़ें कर सकते हैं, और मेंटली जो है ना रेस्टलेसनेस। क्योंकि देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या फिर क्विक एक्शन ले रहे हैं या फिर जल्दी यू नो उनके अंदर करेज है, साहस है, तो वो क्या करता है ना, मेंटल स्टेट को मेंटल रेस्टनेस पैदा कर लेता है। तो ऐसे लोगों को ना मेंटल रेस्टनेस का भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसके निगेटिव ट्रेट्स। मेंटल मेंटल रेस्टनेस पैदा हो जाती है। ओके, तो इसीलिए दोस्तों थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट है। और थर्ड हाउस का जो ओरिजिनल सिग्निफिकेटर है मंगल, वो इसलिए है क्योंकि मंगल की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी थर्ड हाउस से मैच खाती है। अगर मान लीजिए किसी के बारे में अगर जानना है कि वो कितना साहसी है, कितना पराक्रमी है, तो कैसे देखेंगे? तो एग्जाम्पल के मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले तो थर्ड हाउस को देखेंगे कि क्योंकि थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है करेज को। उसके बाद प्लैनेट कौन सा है जो ये करेज को रिप्रेजेंट करता है, साहस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो दोस्तों है मंगल। तो मंगल को भी देखेंगे, मतलब थर्ड हाउस को भी देखेंगे, मंगल को भी देखेंगे, तो दोनों को देखेंगे। थर्ड हाउस कैसा है, मंगल कैसा है, अगर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम अगर देखते हैं तो फिर हम लोग को समझ में आता है। सपोज थर्ड हाउस अच्छा है, मंगल खराब है, इसका मतलब क्या है, जैसे मंगल डेबिलिएटेड हो गया तो करेज की कमी हो गई उसके अंदर, बट थर्ड हाउस अच्छा है। ओके, तो अगर थर्ड हाउस अच्छा है और उससे रिलेटेड जो प्लैनेट हैं वो अगर ख़राब है तो दोस्तों क्या होगा, फिर हम लोग क्या एक चीज़ और देखते हैं, तीन चीज़ें बेसिकली देखते हैं। एक तो थर्ड हाउस हो गया, मंगल हो गया, और मंगल से भी सेवेंथ हाउस देख लेते हैं। मंगल की जो सेवेंथ दृष्टि पड़ रही है वो कैसा है, और तीनों का कंबाइंड इफेक्ट निकालते हैं तो दोस्तों पता चलता है कि एक्चुअल में वो कितना करेजियस है। ठीक है, अगर थर्ड हाउस खराब है बट मंगल अच्छा है तो दोस्तों थर्ड हाउस है खराब है तो कितना खराब है, ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे। तो उसके आधार पे डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर करेज है। ओके, तो ऐसे करके प्रेडिक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थर्ड हाउस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस हर एक प्लैनेट के कार्य तत्व के भी बारे में, ताकि जैसे आपने हाउस के बारे में जाना वैसे ही प्लैनेट के बारे में जानेंगे और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट और उससे रिलेटेड यू नो डिविजनल चार्ट भी देखेंगे। तो उससे जो निर्णय आएगा वो जो है काफ़ी एक्यूरेट प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। ओके, आपकी प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वाचिंग।